अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए सीज़ फायर के बाद एक दूसरे को मुकम्मल सपोर्ट करने वाली अपोजिशन और हुकूमती जमात PTI ने अब एक बार फिर पुराने मोर्चे संभाल लिए हैं। सेनेट इलेक्शन में मिसाली इत्तेहाद दिखाने वाले अब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इस कशीदा सूरत हाल में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का ये कहना है कि हमने 5 सेनेटर्स बनाने का कहा था जो बना कर दिखाए और अब हम अदम एतमाद करके दिखाएंगे। इस गुफ्तगू से पहले वज़ीर आला KP पेशावर में मीडिया से बात करते हुए ये कह चुके हैं कि अगलों की जिद थी कि मुराद सईद माइनस हैं और हमने उन्हें सेनेटर बनाकर सेनेट में पहुंचा दिया। यानी यहाँ अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अना के लिए सियासत की जा रही है। अमनो अमान की बात करें तो इस वक्त KP का ये सुलगता हुआ मसला है जिस पर सियासी जमातें मिल बैठने को तैयार हैं, न ही असम्बली में गुफ्तगू हो रही है। रवां बरस KP में दहशतगर्दी के वाक़यात में नाज़रीन 860 अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें 63 पुलिस एहलकार, 46 SC के जवान और 101 आम शहरी हैं। इस भयानक सूरत हाल में वो बेहतरी के लिए कोई मौसर किरदार अदा करते नज़र नहीं आ रहे और अब वो एक ऐसे ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं जिसकी खद्दोखाल ताहाल सामने नहीं। ऐसे में KP की हुकूमत अगर बात करें तो एक बार फिर एहतजाजी तहरीक के लिए पर तोलती दिखाई देती है और गवर्नर साहब उनके पर काटने की बात कर रहे हैं। इस खींचातानी में सूबे का बनेगा क्या? गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं वो संगीन हो चुके हैं, करप्शन स्कैंडल अलग सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या PTI एहतजाज का माहौल बना सकेगी और क्या KP हुकूमत की तब्दीली की बातें किसी ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा हैं? और सबसे बढ़कर ये कि क्या ये गवर्नर का मैंडेट है? ये सारे सवालात हम रखेंगे हमारे पैनल के सामने। पैनल में कौन मौजूद है ये मैं आपको बताई देती हूँ। हमारे सर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं काशिफ रफ़ीक साहब। वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है उस्मान अहमद भट्टी साहब ने, आज़म मलिक साहब ने और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आज़म मलिक साहब मैं आपसे करूंगी। आज़म मलिक साहब ये बताइएगा कि गंडापुर साहब आजकल बड़े डिस्कस हो रहे हैं, कहते वो ये दिखाई दिए कि मुराद सईद को माइनस करने का कहा गया था, हम उन्हें सेनेट में लेकर आ गए। उधर गवर्नर साहब भी खबरों में इन हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम अदम एतमाद ला कर दिखाएंगे। ये चल के आ रहा है। अभी तक तो ऐसे दिखाई देता है कि जो सियासत है वो अना के गिर्द घूम रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये जो वो नहीं चाहते थे कि मुराद सईद आए, हम लेकर आ गए, इस बयान को किस तनाजुर में लिया जाए? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जाता है गंडापुर के हवाले से कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, तो ये बयान तो तजाद में नहीं आता उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। एक तो दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतमंद हो। पता चला था कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। आसमा, जो आपने क्वेश्चन किया, देखें KP वो सूबा है जहाँ PTI को अवामी हिमायत जो है वो अब भी बरकरार है। वहाँ किसी गैर फितरी सियासी इकदाम को ना सिर्फ सियासी मुखालफत के तौर पर देखा जाएगा बल्कि उसे मरकज की जानब से सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला भी समझा जा सकता है। गवर्नर साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि ऐसी किसी भी कोशिश से मरकज और सूबे के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी बढ़ सकती है और शायद यही वो आखिरी चीज है जो रियासत इस वक्त अफोर्ड मेरा ख्याल है नहीं कर सकती। आसमा, अंदरूनी तौर पर मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कानूनी पेचीदगियों की मुल्क गिरफ्त में है। और अब अगर किसी सूबे को हदफ बनाकर आईनी तजर्बात किए गए तो ना सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा बल्कि सियासी पोलराइजेशन मजीद शदीद हो जाएगी। तो ये कौन करवा रहा है? ये करने वाले क्यों नहीं समझ रहे आजम साहब ये बात? आसमा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखें, जो KP के गवर्नर कुंडी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी दरअसल एक पैगाम है कि वो इस मरहले पर खुलकर किसी सियासी फरीक की पुष्ट पर नहीं खड़ी। देखिए आसमा, आखिर में अगर गवर्नर KP इस अदम एतमाद के ख्याल को संजीदगी से अमली जामा पहनाना चाहते हैं, चले हम फर्ज कर लेते हैं कि अब ये कोशिश जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन है, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ना तो उनके पास अददी ताकत है, ना इदारा जाती पुष्ट पनाही और ना अवामी हमायत, ना वक्त का मौजू इंतखाब। इसलिए सारी सरगर्मी मैं समझता हूँ आसमा एक वक्ती, जज्बाती और गैर मौसर सियासी हरकत से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। रियासत को तजर्बागाह बनाने का वक्त गुजर चुका है। अब वही इक़दाम काबिल कबूल होंगे जो इस्तेहकाम, मुआशी बेहतरी और इदारा जाती हमआंगी की तरफ मुल्क को लेके जाए, ना कि ताकत के नए खेलों की तरफ। तो आसमा, मुझे यूं लगता है कि जैसे इस वक्त जो गवर्नर KP कुंडी साहब का ये बयान है, इस वक्त सियासी और आईनी बहरानों में मुल्क पहले गिर चुका है और इस वक्त ऐसे माहौल में कोई चाल जो है मजीद इंतशार का बायस बनेगी। मैं समझता हूँ कि आखिर में मैं ये बात कहूँ कि मौजूदा हालात में आसमा गवर्नर KP का किरदार जो है वो इस्तेहकाम का जामन होना चाहिए, ना कि आईनी तजर्बात का मुहर्रक।
ये कोशिश जो इसमें की ठीक जा हो रही गया। है केपी के अंदर, जिसका जिक्र उन्होंने किया, ये सही। मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर मौजू नहीं है और जायज़ भी नहीं है। सही हो गया। मैं यही बात और यही नुक्ता जो आपने उठाया, ये नौशाद साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। अब आइन की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आज़म साहब फरमा रहे थे, गवर्नर हो गए, सदर हो गए, पाकिस्तान के अंदर ये दोनों ओहदे हैं, ये ज़ाहिर है कि किसी सियासी जमात के नहीं बल्कि वफाक के नुमाइंदे होते हैं ना। तो फिर नौशाद साहब, ये वजह क्या है, क्यों गवर्नर साहब जो हैं वो अपने मैंडेट से हमें तजावुज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उनके ऐसा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी थे केपी में और केपी हुकूमत और वफाक के दरमियान, वो और ज़्यादा बढ़ते हमें दिखाई देते हैं। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है नौशाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चार पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि आपको शायद याद होगा कि एक प्रोग्राम में मेरी आपसे इस मामले पे जब डिस्कशन हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई तब्दीली आई जी तो जी। वो सिर्फ जो तहरीक इंसाफ के इस मौजूदा चीफ मिनिस्टर को बदल के तहरीक इंसाफ ही के ऐसे चीफ मिनिस्टर को लाया जाएगा हाँ। जिसके साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और अगर फर्ज कीजिए कि अली मीन गंडापुर साहब आप काबिल कबूल नहीं हैं, तो वो जो साहब होंगे वो काबिल कबूल होंगे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, गवर्नर हैं, वो ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त आप जो केपीके की हालत है वो खासी प्रॉब्लमेटिक है। दहशतगर्दी के मामला जो है वहां पर कंट्रोल नहीं हुए, उसके ऊपर जो इल्जामात हैं, जो चीजें हैं कि जी आपने सीटीडी ऑफिस तक नहीं बनाया, पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कभी जो है वो अरबों रुपए के किसी एक स्कैंडल सामने आ जाता है। अभी मेरा ख्याल है एक आध दिन गुजरा है कि वो जो 80 व्हीकल्स जो हैं वो गायब हो गई हैं, गाड़ियां गायब हो गई हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। तो वहां इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है। देखिए, होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनी होती है तो जो पार्टी के अंदर से आवाजें उठती हैं, वो लोग जो एस्पायरेंट हैं इस चीज के, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां कितने ग्रोह हैं, मैं बार बार ये बात बता चुका हूं कि वहां बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो वो राब्ता करते हैं विफाक से कि किसी तरह से ये जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप है या जो जो इनकी इस वक्त लॉबी है उसको साइड लाइन किया जाए ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। अब मसला ये है, ये बात जो आजम मलिक साहब कह रहे हैं कि इससे सियासी इंतशार पैदा होने का खतरा है, ये इस हद तक बात दुरुस्त है। लेकिन याद रखें कि अगर फर्ज करें कि आपको ये नजर आ रहा हो कि किस तरह का आपने सागदार साहब की स्टेटमेंट सुनी कि जो तरीके अदम एतमाद थी जी जी। उस वक्त इसलिए आई थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि अगर वो ना आती तो 6 माह में मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो आपको ये नजर आ रहा हो कि केपीके की जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है उसने मुजाहिरों की हद तक। और अगर मुराद सईद जैसे लोगों को सेनेटर बनवाने का पर्सपेक्टिव लेके एंटी एस्टैब्लिशमेंट थॉट के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली होगा कि बावजूद इसके कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट में है, वो उनको तब्दील करने की तरफ ठीक हो सोच गया। सकती है। तो ठीक हो ऐसे जब गया। मौके पैदा होते हैं तो उस वक्त फिर हर मुखालिफ जो सियासी मुखालिफ है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये एक अलग बहस है। सही हो वहां गया। पर उनके पास नंबर नहीं है, ये भी एक अलग बहस है। ठीक हो लेकिन गया। अगर मैं पीटीआई की अपने अंदर से दरार पैदा हुई, कोई बड़ा फैक्शन निकल आया, कोई सीएम का कैंडिडेट खड़ा हो गया और 30-32 लोग लेके एक साइड पर हो गया, तो फिर जो है ये मुमकिन नहीं रहेगा कि अली मीन गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को बचा सके। तो हुकूमत गिरेगी अपने अंदर से, ये कोई इसको गिराएगा नहीं। बाकी लोग सिर्फ स्टेटमेंट और बयानात की हद तक है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नर हो सही चाहे हो वो गया। कोई और लेकिन किसी नौशाद के साहब, ख्वाहिश हो। जैसे अभी आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया ना कि इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त इमरान हुकूमत के खिलाफ इसलिए तहरीक अदम एतमाद लाना पड़ी थी कि अगर ये नहीं किया जाता तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब जा सकता था। काशिफ साहब, अभी जो में सर केपी में सिचुएशन दिखाई दे रही है, उस वक्त ये खतरा था, जैसे ये नौशाद साहब ने कहा साहब ने कहा है। जी सर, उस वक्त ये कहा गया कि जी अगर उनको नहीं हटाया जाता इमरान खान को तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता था। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं काशिफ साहब, वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि 806 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। अगर मैं गुज़िश्ता 6 महीने का डाटा जो है वो हम अपने देखने वालों से शेयर करें, IG पुलिस वहाँ के ही कहते दिखाई दे रहे हैं कि सूबे के अंदर कुछ हाईवेज़ ऐसी हैं जहाँ पर तालिबान आते जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसको भुलाकर जिस तरह के बयानात गंडापुर के साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन है कि इंटरवीन करना पड़ रहा है गवर्नर को और इस तरह से अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है, या गवर्नर साहब को कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं? किस तरह के बयानात दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नर साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस एजेंडे पे हैं, किस तनाजुर में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई, आपके पास नंबर नहीं है। मेजर नंबर वाली पार्टी का नाम है JUIF।
JUI फे अगर तैयार नहीं होती, आप भले 25 लोगों का 35 लोगों का फैक्शन निकाल भी लें तहरीक इंसाफ से, तब भी आप अदम एतमाद नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, कामयाब नहीं करा नहीं हो सकता। ये फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज है। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के, अब इसी तरह की स्टेटमेंट दे के गवर्नर हाउस में उनका दाखिला बंद हुआ, KP का जो इस्लामाबाद में गवर्नर हाउस है, और मजबूरन उनको प्राइम मिनिस्टर को किसी और जगह पे ऑक्यूपेंसी देनी पड़ी। सो आप सियासत को उस तरफ लेके जाइए जहां पे आप बैठ के निगोशिएशन करते हैं। ये गवर्नर साहब ने उस वक्त बयान क्यों नहीं दिए जिस वक्त आप बैठ के नशिस्तों की तकसीम कर रहे थे, जिस वक्त आप किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का कोई जब सेनेट में मुंतखब हो रहे थे, उस वक्त आपको ये अली अमीन गंडापुर साहब क्यों याद नहीं आया कि उनके खिलाफ हमने जाना है। आप एब्सोल्यूट लाइन लीजिए कि आइदर यू आर अगेंस्ट विद हिम और यू आर इन फेवर ऑफ विद हिम। आप जब अपना मकसद हासिल कर लेते हैं, फिर अवाम आपको हदफ तनकीद बनाती है, अवाम कहती है कि आप अपने मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, अवाम के मफाद के लिए आप बोलते नहीं है, फिर आपको लगता है कि नहीं अब हमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए। दूसरी बात, जो बात KP के सूबे की है, देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बड़ी मखदूज सूरत हाल है सिक्योरिटी की, और इसमें वाहिद एक जमात और एक कायद मौलाना फजल रहमान जिन्होंने कहा था कि आप फाटा को जम ना करें, वो आज भी इस बात पे कहते हैं। अब आपने सूबा इतना बड़ा कर दिया, उसकी इतनी बड़ा टेरिटरी है और उसको आपने कंट्रोल करना है, लेकिन आपको फुर्सत एक बात से नहीं है कि मैंने मुराद सईद को इलेक्ट करा के मैसेज दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। असल में ये सारे का सारा जो मामला है ना, आप पंजाब देख लें, KP के देख लें, सिंध देख लें, विफाक देख लें, बलोचिस्तान देख लें, हर शख्स अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और अपने इक़्तिदार को आगे लेके जाने के लिए जोर लगा रहा है। अवाम के लिए जो बेहतरी की तरफ इक़दामात हो रहे हैं उस पर क्यों डिबेट नहीं करते? मैं तो आपकी एब्सेंस में उस वक्त भी आजम मलिक साहब वगैरह उस्मान साहब हमारे साथ थे, मैंने कहा कि हमें तो चाहिए कि एक दिन ये भी रखें कि हेल्थ के सेक्टर के ऊपर चारों सूबाई वज़राला ने क्या किया, डेवलपमेंट के सेक्टर में क्या किया। आप अवाम के लिए सोचने को तैयार नहीं है। एक चीज़ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर साहब ने बुलाई, पीपल्स पार्टी JUI फे ने कहा हम नहीं जाएंगे, और वो थी अमनो अमान के लिए। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि आप सेनेट के लिए साथ क्यों बैठे? भाई आप अवाम मर रही है, लोगों के बच्चे जाने दे रहे हैं, ये फोर्सेस के जो लोग हैं। साहब कि आप हेल्थ की, एजुकेशन की और दीगर मामलात पे इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो अमन अमान की सिचुएशन पे इकट्ठे नहीं हो रहे। देखिए ना, जो फोर्सेस के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करें, वो भी किसी के बेटे हैं, जिनकी फैमिली सफर कर रही है, किसी का भाई है, किसी का खामन है, अपने, तो हम उनको नहीं देख रहे, हम अपने इक़्तिदार को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जी अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए तो बचेगा किसी का कुछ नहीं। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अमनो अमान की जो मखदूज सूरत हाल है, जिसका जिक्र उस्मान साहब अभी काशिफ साहब फरमा रहे थे, इसी अमनो अमान के मखदूज सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि मुराद सईद ये इंदिया देते हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिरगा बुलाएंगे, फैसला करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं मौसम के क्या हालात हैं, बारिशें हो रही हैं, फिर PTI के अंदर मोराल बहुत सारे लोगों का जो है वो बहुत डाउन दिखाई देता है, गिरा हुआ दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि ये मौसम की शिद्दत और फिर ये जो गिरा हुआ मोराल है, इसके साथ ये मार्च होता हुआ आप देख रहे हैं, जिस तरह से मुराद सईद साहब इस्लामाबाद पे फिर से चढ़ाई की बात कर रहे हैं? जी काशिफ साहब, एक इजाजत है एक जुमला बोलने की, प्लीज। मेरी सिर्फ गुजारिश ही है, मुराद सईद साहब आके सेनेट में हलफ उठा लें, तहरीक तो बात की बात, बाकी बातें बाद में। उस्मान साहब कहिएगा। अस्मा इकबाल साहब, मुझे आप ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर की ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उनको वहां से अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं आनी चाहिए? आपने दो चीजें अपनी खुद गिनवाई कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और वहां पर करप्शन का बाजार कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे कोई जाती हमदर्दी नहीं है फैसल करीम कुंडी साहब से, मगर अगर वो निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पर अदम एतमाद आनी चाहिए, अदम एतमाद जो है वो आपका आइन इजाजत देता है, गवर्नर आज भी इजाजत देता है, मगर वो बहुत ही कोई स्पष्ट किस्म के हालात हों, वो गवर्नर आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। अगर दूसरी सियासी जमातें JUIF और वहां पर पीपल्स पार्टी और जो वहां पर तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मिलकर ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाना चाहिए, तो जरूर हटाया जाना चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? वहां पर क्या अली अमीन गंडापुर को फ्री हैंड दे दिया जाए कि आप जो मर्जी करते रहें, कोई आपको पूछने वाला नहीं? काश ये सवाल इमरान खान साहब को हर चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि अमेरिका में मेरे हक में क्या हो रहा है, लंदन में मेरे हक में क्या हो रहा है। अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर JUI को साथ नहीं मिला पाते हैं, फजलुर रहमान साहब को नहीं मना पाते हैं गवर्नर कुंडी साहब, तो कैसे पॉसिबल है? अभी काशिफ साहब ने सारा नक्शा खींचा तो है आपके सामने। देखिए मैं आपको बताऊं,
मैं ये नहीं कह रहा कि कल ये चीज की पॉसिबिलिटी हो जानी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर वहां पर करप्शन कर रहे हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वहां पर अदम एतमाद जरूर आनी चाहिए। वहां पर नया सीएम आए, उस सीएम से पूछा जाए, इमरान खान साहब पूछें कि यार तुम मुझे आगे डेली के हालात ये बताते हो कि एहतजाज कैसे करना है। काश इमरान खान साहब मुझसे पूछे ना कि आपने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में क्या बेहतरी की है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं, आपने जो कही मुझे कि मुराद सईद साहब जो है वो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। मुराद सईद साहब ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था जिस प्रोटेस्ट में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक कंटेनर पर खड़े होकर आए थे। मुराद सईद ने उस सारे जो प्रोटेस्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी और वो प्रोटेस्ट जो है वो नाकाम हुआ था। उस प्रोटेस्ट में बुशरा बीबी केपीके से निकली और उन्होंने कहा लब्बैक के नारे लगाए, जिहाद के नारे लगाए, मगर लोगों ने मुस्तरद कर दिया। और आपने देखा कि वहां पर जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन किया तो ये सबसे पहले अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं वो गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और कारकुनों को वहां पर छोड़ गए। अब बात ये है कि इनके पीछे कोई भी आने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की जो कॉल दी, इमरान खान साहब ने खुद ही ट्वीट कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो मेरा प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा। इमरान खान साहब को जो साहबजादे अमेरिका में जाके लॉबिंग कर रहे थे वो भी वापस उनकी वालिदा ने बुला लिया, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने, कि वापस आ जाओ, लंदन आ जाओ। उनको डर पड़ गया कि अगर ये मेरे बेटे वहां पर जाएंगे वहां पर पकड़े जाएंगे। ठीक है उस्मान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आप ऐसा समझते हैं कि जितने बयानात हैं ये सब एक बयान की हद तक हैं, ऐसा पॉसिबल आपको नहीं दिखता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई एहतजाज जो है ये लोग कर सके। नौशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर फरमाइएगा। नौशाद साहब देखिए, दो चीजें ये जो बड़ी अहम है, ये काशिफ साहब जो कह रहे हैं ना, जिस दिन 25 से 30 बंदे इधर उधर हो गए ना, उस दिन JUI फे भी तैयार हो जाएगी और सारे लोग तैयार हो जाएंगे। ये जो आज बात की जा रही ना तहरीक अदम एतमाद की, इसका मेन मरकज जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये है कि यहाँ गुड तालिबान और बैड तालिबान की डिबेट दोबारा शुरू की जा रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो मंजूर नहीं है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है ना वो ये है कि इस वक्त जो KPK के हालात हैं, उन हालात के अंदर अगर IG ये कहता है कि जी वहां मखसूस जगहों पे आ जाते हैं तो वो तालिबान किसी वजह से वहां आ पा रहे हैं, वो जो वजह है वो काबिल कबूल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को। इसलिए ये गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट खत्म कर चुकी है। अब इसको दोबारा नए सिरे से शुरू करने का मतलब ये है हार्ड स्टेट का तो खुद हमारे फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं कि जब किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बहरहाल अमली सॉरी नौशाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में तो हमें आए दिन स्क्रिप्ट जो है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। कुछ स्क्रिप्ट ने नया इजाफा किया है गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ने, लेकिन एक जगह रुख करेंगे हम जहां पहलगाम नाटक का जो स्क्रिप्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा नाकिस दिखाई दे रहा है। मैं भारत की बात कर रही हूँ, जहाँ मोदी सरकार का ये जो नाकिस स्क्रिप्ट है अब खुद मोदी सरकार का ही पीछा करता हुआ दिखाई देता है। क्या कुछ कहा जा रहा है भारत में पहलगाम वाक़ये को लेकर और किसकी जानिब से कहा जा रहा है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पहलगाम नाटक के नाकिस स्क्रिप्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये मोदी सरकार के पीछे पड़ चुका है। भारत के मुख्तलिफ तबकों की जानिब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मिसाइलों की तरह ये सवालात ताक़ुब करते दिखाई देते हैं। जनता पूछ रही है कि पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद क्या हैं, कहाँ हैं। बिना तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर नाकाम फौजी कार्रवाई क्यों की गई। आलमी सतह पर भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की हामिल एटमी रियासत के इमेज का जिम्मेदार कौन है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान से शिकस्त का जवाब किससे लिया जाए। नाज़रीन, भारत के साबिक वज़ीर दाखिला हैं चिदम्बरम। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम वाक़ये में मुलव्वस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। ये इंटरव्यू एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब भारतीय लोकसभा में आज से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बहस हो रही है, जो 16 घंटे तक जारी रहेगी। ये वही सेशन है नाज़रीन जिसे टालने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। अब सवाल यही है कि क्या ये बहस भारतीय अपोजिशन को आराम कर सकेगी। जारहाना मोड के साथ क्रीज पर खड़ी कांग्रेस को क्लीन बोल्ड करके
आई बला टाल सकेगी, और क्या ये बहस पाक भारत कशीदा ताल्लुकात पर नज़रसानी का सबब बन सकती है? मैं आज़म मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये बता दीजिएगा कि पहलगाम वाक़ये पर मोदी सरकार पर बड़े कड़े सवालात उठ रहे हैं, बहस भी शुरू हो चुकी है जो 16 घंटे पर मुहित होगी। बड़ी इसमें सख्त सवालात का सामना करना पड़ सकता है मोदी सरकार को। लेकिन सर, ये जो साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला हैं चिदम्बरम, ये तो साफ साफ कह चुके हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। भारतीय जनता भी यही पूछ रही है कि जो बयानात हैं इसके बाद बीजेपी की सियासी मुश्किलात जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर कोई जवाब नहीं दे पाएगी मोदी सरकार तो प्रॉब्लम में आ सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो हिंदुत्व का बयानिया है इसी में उलझाए रखेंगे मोदी साहब और कामयाब रहेंगे अब की दफ़ा भी? और देखिए आसमा, ये साबिक वज़ीर दाखिला का जो बयान है ये एक सियासी इंकशाफ नहीं है मेरी नज़र में, बल्कि एक रियासती जुर्म का देर से इतराफ़ है। और मैं समझता हूँ आसमा, ये बयान भारत के उस पुराने बयानियों के जो उसने कई सालों से बनाया मुंह के बल गिरा देता है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिम्मेदार पाकिस्तान को कई दहाइयों से ठहराता आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस इंकशाफ से न सिर्फ भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी अयां हो गई आसमा, बल्कि खुद भारत के अंदर भी आरएसएस और राष्ट्रीय सरकशा के नकाब को भी बेनकाब कर दिया वज़ीर दाखिला ने। जिसको फ्रेब और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक लंबी तारीख छुपी है आसमा। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ आसमा कि इस पर एक तनकीद का पहलू भी बनता है, और वो तनकीद पाकिस्तान की तरफ मुड़ती है। आप देखिए, दफ्तर खारजा की रवायती और बेजान उनका जो रद्द अमल है वो ये है कि सुनहरी मौका होने के बावजूद कि इस इशू को भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, बैनुल अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की सफारती जारहियत के तौर पर पेश किया जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, लेकिन वो मेरा ख्याल है सिर्फ एक प्रेस रिलीज तक महदूद होकर रह गया। और मैं समझता हूँ ये सफारती कमजोरी सी लगी है। आलमी तनाज़ुर में आसमा अगर ये देखा जाए, ये बयान भारत के उस खतरनाक चेहरे को बेनकाब करता है जो अपनी ही सरजमीन पर हमले करा के वो पाकिस्तान पर थोपता चला आया है, और इस बुनियाद पर आलमी हमायत समेटता है। आसमा, मुंबई हमले, पठानकोट और अब पहलगाम, हर वाक़ये के पीछे समझता हूँ कि एक गहरा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या ये वाकई बैरूनी दहशतगर्दी थी, या रियासती बयानियों को मजबूत करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाइयाँ? ये बयान एक खतरनाक रुझान की तस्दीक है आसमा। भारत न सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बतौर पॉलिसी इस्तेमाल करता है, बल्कि इंसानी जानों की कुर्बानी सफारती फायदे भी समेटता है। हाँ, लेकिन अब की दफ़ा उससे सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा है। नौशाद साहब, सर, ये जो पार्लियामान में भारत की बहस होने जा रही है और जिस तरह से आलमी सिफारती तन्हाई का शिकार हमें दिखाई देता है भारत, आपको लगता है कि इस सब के बाद भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ लचक दिखाएगा? कहीं ना कहीं अभी उसकी मजबूरी नहीं बन गई, आपको नहीं लगता सर? देखिए, अगर आप टेक्निकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो ये बात दुरुस्त है कि वो उसकी मजबूरी होनी चाहिए और बन भी गई है। लेकिन अब इस वक्त जो मोदी हुकूमत है ना, वो खिसियानी बिल्ली है। वो खंबा तो नोच सकती है लेकिन वो उस चीज को तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए उसने ये गलती की तो उसके अंदर से फिर वो आवाजें उठेंगी कि मोदी हुकूमत जो है वो चंद दिन भी कायम रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसके पास डिनाइल के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब बदकिस्मती उसकी ये है कि उसने एक, ये जो आपने कमजोर स्क्रिप्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये बड़ा सूटेबल है कि जो कुछ भी उसने प्लान किया, जिसकी तो अब तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना। देखें, जो साबिक वजीर दाखिला होता है यकीनन वो रिसोर्सफुल भी होता है और सोर्सफुल भी होता है। उसके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम जरूर होती है, यानी कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उसको नहीं पता होता, लेकिन अदरवाइज वो गुफ्तो शनीद के अंदर ये सारी चीजें उसके इल्म में होती हैं कि इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं। तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि वो सबूत नहीं है इसलिए भारत जो है वो कहीं पर ये पेश नहीं कर सका। इल्जाम लगाने में तो उसने इल्जाम लगा दिया क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई थी। ये जो कैश उसमें फंस गया है भारत इस वक्त, वहां से निकलना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। अगर ये वो हड्डी है जो अगर वो निकलेगा तो फंस जाएगा और अगर वो उगलेगा तो फंस जाएगा। ठीक हो गया नौशाद साहब, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस जो है जी वो इस वक्त कांग्रेस जो है वो प्रिपेयर हुई हुई है, ये जिस इजलास की आप बात कर रहे हैं, जब इसकी प्रोसीडिंग्स आपके सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह ग्रिल किया जाएगा। मामलात और ज्यादा गंभीर हमें होते हुए दिखाई देंगे, खासतौर पर मोदी सरकार के लिए। नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, वक्त क्योंकि इस सेगमेंट का कम है, मैं आपकी इजाजत से आगे बढ़ूंगी। काशिफ साहब, मैं सर आपकी तरफ आऊंगी।
सर, हमें इसहाक डार साहब बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं भारत के साथ मामलात को लेकर, और हमने हमेशा पहल की है और हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है पड़ोसी को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो मामलात बेहतर होने चाहिए। 25 जुलाई को भी हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो से जब मुलाकात की और फिर वहाँ पर एक तकरीब से जब उन्होंने खिताब किया तो ये कहा कि वो भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका जैसा मुल्क कुछ इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अब तो 27वीं बार अमेरिकी सदर जो हैं तकरीबन ये कह चुके हैं कि जी ये जो जंग रुकवाई गई थी ये अमेरिका ने किरदार अदा किया था, हालांकि भारत नहीं मानता। काशिफ साहब इसको देखिए, इसहाक डार साहब अपनी इंटेंशन दे रहे हैं और वो इंटेंशन वो उस लाइन पे दे रहे हैं जो बात ट्रंप साहब ने की कि उन्होंने जंग रुकवाई और उसके बाद किसी न्यूट्रल प्लेस पे मुज़ाकरात होंगे और चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा। अब इसहाक डार साहब तो बार बार एक बात इसलिए कर रहे हैं, वो मार्क रूबियो को मिले या किसी और को मिले, कि भाई आपकी हमारी ये कमिटमेंट थी, हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, अब आप दूसरे फ्रीक को लाइए और बिठाइए। अब दूसरा फ्रीक अगर नहीं बैठने को तैयार तो फिर ये सुबकी तो ट्रंप साहब की है, पाकिस्तान की तो सुबकी नहीं है। क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा जी मैंने जंग रुकवाई है और मैंने 2 एटमी क़ुव्वतों को पीछे किया और जिसके बदले में उनको नोबल अमन के नोबल इनाम के लिए जो है वो नॉमिनेट भी किया गया। सो अब ये सारे का सारा जो मामला है ये भारत और अमेरिका के दरमियान है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था, हमने आपकी बात मानी, अब आप बताएं दूसरा फ्रीक आपकी बात नहीं मान रहा, अब आपने उनके साथ मजीद लॉजिस्टिक सपोर्ट में जाना है, मजीद इकोनॉमिकली सपोर्ट में जाना है या पाकिस्तान के साथ खड़े होना, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो बात इंडिया की पोजीशन पार्ट पे है, इंडिया का मसला पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात एक सानवी हैसियत है। सारा पहलगाम का वाक़या जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हम तवातुर से ये बात कहते रहे और हमने कहा कि जितना हमने कहा अगर कोई एक सबूत भी होता तो किसी ना किसी फोरम पे प्रोड्यूस करते। और हम ये भी हमने ये भी कहा कि आप कोई न्यूट्रल फोरम बना लें, वहाँ पे आप अपने सबूत रख दें, हम अपने रख दें। हमने तो अपने शवाहिद दिए कि पाकिस्तान में कैसे इंडियन यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर इंसर्जेंसीज करवा रहे हैं, लेकिन भारत ने आज तक नहीं कहा। आज जो उनके साबिक वज़ीर दाखिला की तरफ से बयान सामने आया और इसका मतलब यह है कि हमारी उन तमाम गुफ्तगू, तमाम शवाहिद के ऊपर स्टैंप लग गई कि भारत के पास एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पीछे मोटिव पॉलिटिकल थे। आज भी मोदी की जो प्रायोरिटी है वो पॉलिटिकल मोटिव्स है जिसके लिए वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक हो गया और एक्टिविटी जो है वो उनके अब गले पड़ती हुई दिखाई देती है उस्मान साहब, क्योंकि सिर्फ पहलगाम वाक़ये को लेकर नहीं सवालात उठेंगे जो पार्लियामान में बहस होने जा रही है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका जवाब देना होगा मोदी सरकार को। आपको लगता है कि वो दुनिया में तो कहीं जवाब नहीं दे पाए हैं, पार्लियामान में कोई जवाब दे पाएंगे, तसल्ली करा पाएंगे वहाँ लोगों की? अस्मा साहिबा, भारत की बेबसी ये है कि भारत ने अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, वहां से नाकाम। भारत ने बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश में, वहां पर नाकाम। इन 2 मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले कि जहां पर वो दहशतगर्दी को फरोग दे रहा था, अपनी मनमानी पॉलिसीज उन मुल्कों में चलवाना चाहता था, वहां बांग्लादेश में भी हसीनाबादी गवर्नमेंट खत्म हुई और तालिबान ने भी अब भारत की बातों में आकर जो यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कंट्रोल कर ली। और तीसरी बात आपसे ये मैं कहूंगा कि अमेरिका जो है अभी पीछे उन्होंने भारत से ये बहुत ज्यादा तनकीद की है कि आप असला जो है वो रशिया से लेते हैं और हमारे से हेल्प जो है वो भीख मांग रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त मोदी जो है वो सफारती सतह पर बिल्कुल नाकाम है और पाकिस्तान की आप जो है फॉरेन रिलेशंस देखें कि यहाँ के आज जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इस वक्त चाइना है और पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में है। मतलब कि हम दोनों मुल्कों को जो कि दुनिया के सुपर पावर्स कहलाते हैं उन दोनों मुल्कों की इंगेज किया हुआ है। भारत पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रहा और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सफारती बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने जो शोषा छोड़ा उसको मुंह की खानी पड़ी। नो डाउट मोदी की कोशिश ये थी कि मैं किस तरह दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अब वहां की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया जाना, तो ये मैं समझता हूं कि भारत के अंदर से ही मोदी को जवाब मिल गया है जो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो मोदी है वो सिर्फ साजिशें करता है, ढंढोरा पीटता है। मगर इस दफा जब उसने ढंढोरा पीटा उसकी कोशिश ये थी कि मेरी हेल्प होगी और उसकी हेल्प भी की इजराइल ने, उसकी हेल्प भी की अमेरिका ने, मगर हमारी पाकिस्तानी फोर्स ने तमाम जो उनकी डिफाई टेक्नोलॉजी थी उसको फ्लॉप किया जिसकी वजह से वो जंग हार गया।
अब वो जो मर्जी कहता फिरे। ठीक हो गया। चीजें हैं, जाहिर है जब जब हो रही होती है उस वक्त चीजों का इंकशाफ नहीं होता, वक्त गुजरने सही। के बाद पता लगता है सही। कि क्या भारत ने प्रोपेगेंडा किया था। हाँ, लेकिन उस्मान साहब, आप और बाकी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो इस महज़ब दौर में उस जहालत की बात करेंगे जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मसारी का बायस बनती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलता हूं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं गैरत के नाम पर होने वाले मर्डर्स की, कत्ल की। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक खातून और मर्द के कत्ल पर यहीं इसी प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे थे। और आज वफाकी दारुल-हुकूमत से जुड़े हुए शहर रावलपिंडी में एक दुखियारी के कत्ल का नोहा हम पढ़ रहे हैं जी प्रोग्राम में। 19 साला ये मकतूला सिदरा थी जिसकी मौत का फैसला एक जिरगे में किया गया। इल्ज़ाम वही पुराना कि इसने अपनी मर्जी से शादी क्यों की। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि असमतुल्लाह नामी मकामी सियासी रहनुमा इस जरगे का वो सरबरा था जिसने इस कत्ल का हुक्म सादर किया और फिर उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। अब असमतुल्लाह समेत 8 मुलजिमान पुलिस की तहवील में हैं। ये कानूनी कार्रवाइयाँ सारी अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन सवाल यही है कि आज 2025 में दूर दराज के पसमानदा इलाकों में नहीं, बड़े शहरों में ये जरगे कैसे ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर रहे हैं। आज़म साहब, आप बताएं कुछ हमें, क्या चल रहा है ये? आसमान, मैं तो पिछले हफ्ते भी, आपको पता है कि ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया है। रावलपिंडी जैसे वफाकी शहर में एक शादीशुदा खातून को गैर कानूनी जरगे के हुक्म पर कत्ल। आसमा, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये हमारे मुआशरे की इज्तिमाई बेहिसी, रियासती कमजोरी और अदालती नाहिद का नंगा मुजाहरा है। सवाल ये नहीं है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी ये कैसे हो रहा है। मुझे ये बताएं आसमा, कानून कहाँ है, आइन कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है, पुलिस, अदलिया, खवातीन की वजारतें, इंसानी हकूक के दावेदार सब कहाँ छुप गए। एक औरत के कत्ल पर आसमा अगर निजाम हरकत में नहीं आता तो फिर इस निजाम की क्या जरूरत है, मुझे आप बताएं। हम कब तक औरत को फैसला साजों के गुस्से, मर्दों की अनापरस्ती या जिरगों की झूठी गैरत का ईंधन बनाते रहेंगे? हम कब तक औरत को चीज समझकर इस बात पर फैसला करेंगे और जब जी चाहेंगे उसे मार देंगे? मुझे आप बताएं ना, हम कब तक सिर्फ कत्ल होने के बाद खबर बनने की इजाजत देंगे? मैं और आप यहाँ पर बैठे, हम सब एनालिस्ट इसके ऊपर बात करेंगे। आसमा, ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये आइन का कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है, औरत की इंसानियत का कत्ल है। और अगर आज भी हम खामोश रहे, ये रियासत खामोश रही, तो कल ये जुर्म निजाम का हिस्सा बन जाएगा। और मैं समझता हूँ ये निजाम का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। और जब जुर्म रवायत बन जाए तो कातिल एक नहीं होता, पूरा मुआशरा उसका जुर्म होता है। मुझे यूं लगता है आसमा, जैसे हम आज जदीद दुनिया में सांस लेने के दावेदार हैं, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में अब भी कूने वस्ता के झरगे बैठते हैं जो औरत के किरदार, इज्जत और जिंदगी का फैसला किए। बिल्कुल। और आजम के देखें, बहुत सारे केसेस तो, आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ। आपने एक औरत की जिंदगी का फैसला चंद बेरहम दाढ़ीदार शफाक मर्दों के हाथ में दे दिया जो खुद को मुआशरी जमीर समझकर बैठे हैं और औरत के खिलाफ ऐसे फैसले करते हैं। कौन करेगा इनका एहतसाब? आप बताएं मुझे। अब एहतसाब तो होता दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट हमें ऐसे केसेस में इजाफा होता ज़रूर दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं है। अब बलूचिस्तान वाले वाक़े में तो कि उसमें मर्द भी था जिसको साथ ही मार दिया गया। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। इसमें भी ये हस्बैंड गया ना वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने आप को कि उसके ऊपर ही ना आए, तो वो पकड़ा गया। CCTV फुटेज की मदद से सारी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बताता है पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहा है कि सालाना 1000 अफराद जो हैं वो गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं। इस सिलसिले को रोका कैसे जा सकता है नौशाद साहब? ये हो रहा है, इस पे तो हम बात कर रहे होते हैं, ये ना हो, ये कैसे पॉसिबल बनाए हम? देखिए, ना होने के लिए तो आपको यकीनन तालीम और तरबियत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मुआशरे का ये वाला पहलू है, ये जो मर्द ड्रिवन सोसाइटी होती है जिसके अंदर ये अब जो साहब हैं, ये असमतुल्ला और वो जो को अरब गुल, ये कोई जफर गुल भाई है और ये पहला शौहर ज़ियाउर रहमान, ये सब मिली भगत से उन्होंने किया है। और ये जो साहब है असमतुल्ला, ये कोई वहाँ पे कोई लोकल कोई जो ये कोई ताजरों की वो होती है मार्केट कमेटियाँ टाइप, वो भी और इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहा है। और ये चूंकि आप समझते हैं, इसे नाम से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जिरगा क्यों बिठाया गया। बात ये है कि मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जो पंजाब पुलिस है ये क्या झाक मारती है।
ये इनका क्या काम है? इनके पास इंटेलिजेंस कोई नहीं होती, इनके पास स्पेशल ब्रांच मौजूद है, इनके पास ये तमाम, आपको पता है हर इलाके में एक बीट अफसर है। वो बीट अफसर क्या कर रहा था? कैसे पिंडी जैसे शहर के अंदर जिरगा हो गया, और जिरगा होने के बाद ना सिर्फ उस खातून को कत्ल किया गया, फिर जिन हालात में उसको दफनाया गया, ये सारा कुछ पुलिस से छुपा कैसे है? नहीं, पुलिस से छुपा नहीं है। पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनके जो अब जो है ना आंखें फेर के इनको पकड़ने में आगे आगे होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये साहब जो है कत्ल करने के बाद खुद नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। ये नालायकी है, मैं समझता हूं, मेरी जाती राय में। ये आईजी पंजाब, मैं तो उनको जानता हूं, वो जब एएसपी थे तो हमारे सामने आए थे। वो इन्वेस्टिगेशन में तो अच्छे हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में वो बहुत कमजोर हैं। तो ये एक्चुअली उनकी गलती, उनकी खामी है। ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो है महकमा, ये उसकी कमजोरी है। तो उसको आईजी को जो है ना, वो आईजी साहब को तब्दील किया जाना चाहिए, यहाँ को बंदा लाना चाहिए जो क्राइम प्रिवेंशन पे काम करे। और ये जो इस तरह की चीजें, जो बीट अफसर का काम होता है, वो अपने इलाके में नजर रखता है कि वहां क्या हो रहा है। जिसको लेके आएंगे उस पे भी इसी तरह से तनकीद हो रही होगी। बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, सब होता है, ट्रांसफर्स होते हैं, पर निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। काशिफ साहब, ये नौशाद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो जिरगे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी के साथ साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी की नाकामी भी है? जिस तरह से बलूचिस्तान में उस खातून को मारा गया और उसकी माँ का बयान आया कि जिरगा था, ये हमारा रिवाज है, ये बिल्कुल सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो असमतुल्लाह है ना, जी, ये शुरू में गिरफ्तार नहीं हुआ था, पॉलिटिकल बैकिंग है इसको। मरियम नवाज साहबा की इंटरवीन करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सिदरा नामी बच्ची है, इसकी पहले जब शादी हुई वो भी खिलाफ मंशा हुई। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई हुई, उसके खामन ने ज़ुबानी तलाक दे दी, उसके बाद वो आ गई, उसने अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर ली। और वो जुल्म यह है कि उस खातून ने मुजफ्फराबाद कोर्ट में कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए। कोर्ट ने नहीं दी। फिर ये असमतुल्लाह अपने बंदे लेके वहां गए और उन्हें कहा कि चलें जी, आपने निकाह कर लिया, आए हम अच्छे तरीके से रुखसती करवाते हैं। इस चकमा दे के बच्ची को वापस लेके आए और उसके बाद जिरगा बैठा, और जिरगे में उसके सुसर साहब का खामन, उसका सुतेला बाप, उसके तमाम लोग बैठे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। आज जब कब्र कुशाई हुई और उसके अभी नमूने वगैरह लिए जा रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जुल्म ये नहीं है। जुल्म ये है कि आपने किस शरई इखलाकी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, बच्ची ने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, ज़बरदस्ती आप शादी करवा ही नहीं सकते। फिर आपने, बच्ची ने कोर्ट में कहा कि मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये तो सारे मामले को लेके, इस सारे मामले को, इसमें मैं समझता हूँ कि कोर्ट कचहरी का नहीं मामला। यहाँ पे जब तक आप लोगों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको बाकायदा सजाएं नहीं मिलेंगी, लोगों के हौसले पस्त नहीं होंगे। ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, खुदा न खास्ता। अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि जब हम जिरगों की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये जो जिरगे हैं पसमानदा इलाकों में होते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कि शहरी इलाकों में भी हम देख रहे हैं, रिपोर्ट नहीं होते तो ये शायद हर जगह पर ही हैं। लेकिन ये जो गैरत का झूठा तस्वुर है, इसको मिटाने के लिए हमने आज तक क्या किया है? ख़ास तौर पर मैं नून लीग के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी। इतनी बार ये जमात हुकूमत में आई है, इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ मौरूसियत जिसका इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगता है, हम देख भी रहे हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, बहुत बड़ी सारी पोजीशंस उनके पास रही हैं, मौजूद भी हैं। लेकिन क्यों हम कोई आगाही मुहिम इनकी जानिब से इस बारे में चलती हुई नहीं देख रहे हैं? इनकी तरफ से उलमाए कराम से क्यों हम ताउन की अपील नहीं करते हैं? वो बहुत सारी मदद कर सकते हैं, लोगों को जुमे का जो खुतबा होता है उसमें बता सकते हैं, मसाजिद से ऐलान कर सकते हैं, समझा सकते हैं। असमा इकबाल साहबा, आपने जो बात कही कि रावलपिंडी में गैरत के नाम पर एक शादीशुदा खातून का कत्ल कर दिया गया है, जो कि काबिल मजम्मत है। देखिए, रियासत के अंदर जब रियासत बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि रियासी इदारों को एक्शन लेना चाहिए। और तीसरी बात आपने ये अहम कही कि नून लीग ने इस बारे में क्या किया। अभी पंजाब हुकूमत ने एक CCD डिपार्टमेंट है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का मकसद जो है वो 3 चीजों पे काम करता है: डेकॉइटी मर्डर, रेपिस्ट और जो अगवा बरतावान करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसका नाम है सुहेल दफा चट्टा, एडिशनल IG है। इस वक्त 300 अफराद की लिस्ट है जो लोग गैंग्स की शक्ल में काम करते हैं, जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग डेकॉइट्स हैं। उनमें से 120 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सू मोटो लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पुलिस वाले गए और वहां पर जाके बताया कि ये जो हम मार रहे हैं, ये लोग इस तरह के गैंगस्टर्स हैं, इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। मैं ये बताऊं कि ये इनका हाल अदालती निजाम की बेहतरी नहीं है। अदालती निजाम की बेहतरी पता नहीं कब होनी है, कब नहीं होनी है। 40 साल हमें भी देखते हुए हो गए। इनका हाल एक ही है
क्योंकि इनके खिलाफ कोई गवाह पेश नहीं होता। इनका हाल ये है, इनको टांग दिया जाए। पूरी दुनिया में इन लोगों की चलिए, काम में let's माफी see, जो है वो अभी बड़ी साहब- मरियम भट्टी नवाज साहब का साहिबा ने कहने का मतलब इंटरव्यू ये किया है, है। सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया और वो ये- नाकाम हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भाई आप वो जो मावराए आइन जो अदालत कत्ल है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मावराए अदालत कत्ल जो है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई जो है वो आपका सिस्टम कमजोर है तो इसका मतलब बंदे मारने शुरू कर दिए जाएं। बड़ी साहब देखिए, हम असल मामला ये है कि एक तो तरबियत की जरूरत है और दूसरी बात ये है कि क्राइम प्रिवेंशन का अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट, ये जो अभी बात की है ना, ये जो इन्फ्लुएंस है थोड़े सख्त पॉलिटिकल और इस इक़दामात तरह की उठाना होंगे। चीजें I'm really sorry, इनके नौशाद अगेंस्ट जाना साहब। पड़ता है आपको। जिस तरह टाइम मरियम साहब टाइम को खत्म हो गया। आप इंटरवीन बिल्कुल करना सही पड़ा। फरमा रहे हैं। असूल ये था कि इंटरवीन सीएम को ना करना पड़े, जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस काबिल हों कि वो जो है ना इस जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके अगेंस्ट खड़े होकर इस प्रिवेंशन को यकीनी बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी और इंपॉर्टेंट। निशात जो साहब, मैं इख्तियारात लास्ट हैं, बात कहूंगा, जो ये जो इख्तियारात बात हैं आप वो कर रही हैं, निचली आप- सतह तक आने चाहिए। वक्त लास्ट खत्म हो बात गया। मैं मेरी करूं? सॉरी, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत, वक्त नहीं है हमारे पास। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात हो रही होगी।